इसलिए पसीना आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर सर। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इनसे बड़े भाई की तरह शेयर कर सकते हैं और ये हर चीज़ का हल इनके पास होता है। और आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए कि राहुल मेघवाल आज से शिक्षा मंत्री, तो क्या बदलाव करेंगे? और जब उस वॉचमैन ने मुझे जब धक्का देके बाहर निकाला, तब मुझे ये ठान लिया था कि न जाने कितने लाखों बच्चे किसी भी जाति व धर्म के ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं होने की वजह से वो शिक्षा नहीं ले पा रहे होंगे। तो तब से मैंने प्रण लिया। फिर ज्ञान ज्योति एक कोचिंग सेंटर ही नहीं है, एक इमोशन है, फैमिली की ज़रूरत है। मैंने वो जो धक्का खाया, मेरे खुद का धक्का नहीं, वो न जाने कितने युवाओं का धक्का है। हाँ, अब मैं सफलता पाके ही दम लूँगी। मतलब तो बच्चों ने एक बात की जो मुझे हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। उन्होंने कहा, सर आप कीचड़ में बैठा के पढ़ा लोगे तो हम पढ़ेंगे, आप रोड पे पढ़ा दो। लोगों ने तरपाल लगाया और हमने पढ़ाया। प्रण दिला रखा है, कुछ करो या नहीं करो, लेकिन हमारे माता पिता आने वाले टाइम में स्वर्णिम अक्षरों में महलों से विदा होने चाहिए, चाहे आप मजदूरी करें या कुछ भी करें। लड़का पढ़ेगा तो एक घर का नाम रोशन करेगा, और लड़की पढ़ ली 2-2 कुलों का नाम रोशन करेगी। नहीं, आप बच्चे को चेहरे देख लीजिए। मैंने मना किया कभी? कभी डराया? कभी धमकाया? कुछ गलत बात बोली? इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप इस बोर्ड पर एक वाक्य लिखा हुआ है, वो देखें। मैं इस पूरी आज के वीडियो की भूमिका मैं इसलिए नहीं बांधना चाहता हूँ कि भूमिका उसकी बांधी जाती है, भूमिका उसकी ज़रूरत होती है जो एक झूठा व्यक्ति होता है, एक झूठी चीज़ होती है, उसके लिए भूमिका और उसके सारे पूरे हथकंडे अपनाने की ज़रूरत होती है। मैं अभी एक शिक्षा के ऐसे मंदिर में खड़ा हूँ जहाँ पर शुरुआत, आप सबसे पहले तो आप ये बोर्ड दिखाएँ। आप ये बोर्ड इस तरफ देखेंगे आप तो इस पर लिखा हुआ है ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्था। सर, मैं वाकई में इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो बहुत एक ज़बरदस्त, मुझे ये एक पूरी लाइन लगी सर। निःशुल्क कोचिंग संस्था का क्या मतलब है राहुल सर? निःशुल्क का मतलब जिसमें 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है और भारत के राष्ट्र के निर्माण के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अच्छा, बिल्कुल सर। तो ये राहुल, पूरा नाम राहुल मेघवाल सर। यस सर। अभी उदयपुर में युवाओं के बीच में काफ़ी खासे प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। वजह यह है कि ये बच्चों की इतनी सारी जो भीड़ देखी, ये सिर्फ एक क्लास है सर। यस सर, ये क्लास तो है। एक क्लास है, इतनी कितनी क्लासें हैं? सुबह लगभग कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठने के बाद 5 बजे भी कोचिंग आ जाते हैं। मतलब मॉर्निंग 6:30 पे पहली क्लास शुरू होती है और ऐसे अभी शाम 6 बजे तक क्लासेस चलती है। और अलग अलग गांव डाणी से ऐसे बच्चे हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं गरीब हैं, जिनको एक्चुअल नीड है और वो चाहते हैं कि मुझे 2022 और 23 में गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्शन लेना, वो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल सर। सर, इस बरामदे में, इस हॉल में जो सर गर्मी का टेम्परेचर है वो आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। सर, इस गर्मी के पीछे आपका क्या मिशन है, क्या लक्ष्य है सर? एक्चुअली मैं जब स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, पिता किसान रहे हैं, तो मेरे को लोगों ने कहा था जो पानी से नहाता है वो लिबास बदल सकता है और जो खुद के पसीने से नहा ले वो अपने भविष्य का इतिहास बदल सकता है। और मैं चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में हम इतिहास बदलें सर। इसलिए पसीना आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन पढ़ाएंगे ज़रूर सर। तो आप एक किसान के बेटे हैं, फिलहाल की शिक्षक हैं, और इतने सारे लोगों का भविष्य उज्जवल करने के लिए आपने एक मिशन उठाया है, ज्ञान ज्योति सेवा संस्था। ये जो इसका निर्माण करने का कहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ी सी ये? सुनील जी, वैसे आप, जब मैं गांव से निकला छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद, जब गांव में बच्चा कोई अच्छा पढ़ता है तो न जाने उसके ऊपर कितने आरोप भी लगते हैं और कुछ आगे बढ़ने के लिए न जाने कितना उसको संघर्ष करना पड़ता है। जब मैंने 12th पास किया तो मैंने भी सपना लिया मैं भी कहीं बड़ा अधिकारी बनूँ, IIT करूँ। मैं किसी कोचिंग संस्थान में गया और जब वहाँ गया, पहले दिन गया तो मैंने कहा, निवेदन किया, सर मेरे अच्छे परसेंटेज है, मुझे कोचिंग चाहिए। तो उन्होंने बोला 70,000 रुपये लगेंगे, 2009 की बात है। लेकिन मैंने कहा, अनुनय विनय क्या, मेरे पिता किसान है और मैं इतना पैसा 2009 में नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला, बिना पैसों से आजकल कुछ नहीं मिलता है, पैसा आपको देना ही पड़ेगा। मैंने सोचा हो सकता है डायरेक्टर सर का दिमाग आज थोड़ा सा गर्म हो, कल आता हूँ। कल दूसरे दिन गया तो भी मुझे कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब मैं तीसरे दिन गया और जब गया तो डायरेक्टर सर ने अंदर से आवाज़ लगाई वॉचमैन को, जब मैं गेट से अंदर जा रहा था, और कहा कि ऐसे देहाती मजदूरों के जो गांव से बच्चे आते हैं उनको आप क्लास में आने कैसे देते हो, ऑफिस में कैसे आने देते हो, तुम्हारा काम है वॉचमैन का। और जब उस वॉचमैन ने मुझे जब धक्का देके बाहर निकाला, तब मुझे ये ठान लिया था कि न जाने कितने लाखों बच्चे किसी भी जाति व धर्म के ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं होने की वजह से वो शिक्षा नहीं ले पा रहे होंगे। तो तब से मैंने प्रण लिया। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक किया, अच्छी जॉब भी मिली। जॉब छोड़ने के बाद एक रात को ऐसे सो रहा था, तब मेरे को लगा कि मेरा सपना सिर्फ मेरे पेट भरने के लिए नहीं बना है। मैंने वो जो धक्का खाया, मेरे खुद का धक्का नहीं, वो न जाने कितने युवाओं का धक्का है। तब इस ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग का हमने नींव रखी। पहले बहुत सारे ताने सुने, इवन दैट गंगूकुंड तक हमने लोगों को पढ़ाया और वहाँ पर लगभग इतने बच्चों में लगभग 147 बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हुए।
और उसके बाद हमें बच्चों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला पॉजिटिव। आज आप मैं बताऊँ, शनिवार का दिन था, बच्चे प्रोग्राम में लगे। आप कभी ऑन डे सोमवार से शुक्रवार के दिन आएंगे, आपको जो बाहर बच्चे खड़े उससे बाहर खड़े बच्चे दिखेंगे। एक क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं उससे ज़्यादा बाहर खड़े रह के पढ़ते हैं। उनका जुनून है। वो ये कहते हैं कि पूजने वाले लोग पत्थर को भी पूजते हैं और जिसके अक्ल में पड़े वो पत्थर पत्थर ही सोचते हैं। हमें कुछ करके दिखाना है। और मैं ये सोचता हूँ कि बस वह एक धक्का मुझे ऐसा लगा कि युवाओं के लिए करना चाहिए, और आज तक उसी जुनून से काम कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले कोरोना के बाद में ऐसी खबरें आपको लेकर आई थी कि आपको भवन उपलब्ध नहीं हुआ है, आप मंदिरों में कहीं जा रहे हैं, कहीं मैदानों में जाके पढ़ाई करा रहे हैं, तो वो क्या मसला था? एक्चुअली सर, इसी रोड पे आगे एक बिल्डिंग ले रखी थी, तो किसी कारण से, वो कारण तो कुछ भी हो सकता है मकान मालिक का, लेकिन उस टाइम पे हमारी बिल्डिंग एक दिन में खाली करवा दी। उस टाइम पे मेरे पास 2790 बच्चे थे, सुबह से शाम तक पढ़ते थे, 2 बिल्डिंग में चलता था। लेकिन न जाने दूसरे दिन बिल्डिंग को खाली करना था, बहुत सारा टेंशन स्ट्रेस था कि बच्चे कहाँ जाएंगे। बच्चों को जब हमने ग्रुप में मैसेज किया इस तरह की समस्या है, तो बच्चों ने एक बात की जो मुझे हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। उन्होंने कहा, सर आप कीचड़ में बैठा के पढ़ा लोगे तो हम पढ़ेंगे, आप रोड पे पढ़ा दो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, गंगकुंड जो महासत्या जहाँ लोगों को शमशान घाट जैसा बनाया रखा है, लोगों को वहाँ दफनाते हैं, वहाँ पर सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक क्लासेस चलती थी और बच्चे खुद सफाई करते थे और वहाँ पढ़ते हैं। उसके वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप विश्वास नहीं करोगे, टेंट लगाकर तरपाल, क्योंकि बारिश का मौसम था उस टाइम पर, लोगों ने तरपाल लगाया और हमने पढ़ाया, और उसमें से 147 बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्लियर किया सर। तो इस तरह का बच्चों से हमें मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हम पढ़ाने तब एनर्जेटिक बनेंगे जब बच्चा इस उम्मीद से आएगा मुझे यहाँ से ही सिलेक्शन लेना है सर। बिल्कुल सर। सर, आपका मेन फोकस बच्चों पर किस दिशा में रहता है कि क्या बच्चों को आप लर्निंग देते हैं जो और कोचिंग संस्थान में वो नहीं सिखाया जाता, ऐसा आपका मानना है? सर एक्चुअली जब बच्चा एडमिशन के लिए आता है, मैं सबसे पहले बड़ा गर्व भी करता हूँ गांव से, जब बच्चा गांव से निकलकर सिटी में आता है। आज बड़ा दुख होता है कि लड़कियों को गांव में नहीं पढ़ा था, ये सोच के फलाना जी की बच्ची वहाँ गई थी और आज उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। मैं जितनी भी बेटियाँ बेटे भले इस इंटरव्यू के माध्यम से आप क्या समझे, मैं हमेशा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं सर, कहते हैं सर मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। उनको प्रण दिला रखा है, कुछ करो या नहीं करो, लेकिन हमारे माता पिता आने वाले टाइम में स्वर्णिम अक्षरों में महलों से विदा होने चाहिए, चाहे आप मजदूरी करें या कुछ भी करें। तो इस तरह का एक हमारा पहला सबसे बड़ा मोटिव होता है मोटिवेशन। बच्चा ज़िंदगी में ये आता है, इनको पता है एक टी शर्ट बच्चा 7 दिन तक रेगुलर पहन के आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम इन बच्चों को लाना है हर दिन नया टी शर्ट पहने, वो गवर्नमेंट जॉब से आएगा सर। तो इस तरह की एक पॉजिटिव एनर्जी इनको मिलती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये जब बच्चा कोई कोचिंग बिना कारण से छुट्टी ले लेता है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स, ये तो नहीं कह सकता किसी कोचिंग स्कूल या कॉलेज से जुड़ी, बहुत सारे बॉय ऐसे जो गाँव से निकल जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगा, यदि जिस दिन वो बच्चा पेरेंट्स बनेगा ना और उसका बच्चा ये गलती करेगा तो उसको बहुत अफसोस होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। यही बात में हम ये इनको सिखाते हैं, आप घर से निकलिए, यदि कोचिंग नहीं आ पा रहा तो घर वालों को बोलिए कि हम आपको साथ धोखा नहीं कर सकते, हम कोचिंग नहीं जाएंगे। और कोचिंग आने के बहाने और कोचिंग नहीं आके घर पे भी झूठ बोला और हमारे झूठ उसको अगले दिन हम रेस्ट्रिकेट कर देते हैं। डिसिप्लिन इतना तगड़ा, आप किसी भी बच्चों को उठा के देखना, बच्चा इधर से उधर नहीं दे सकता है। बॉयज़ इधर बैठते हैं, गर्ल्स इधर बैठते हैं, पूरा डिसिप्लिन इसलिए है कि हम ये सोचते हैं कि बच्चे के अंदर वो संस्कार, क्योंकि हम शिक्षा तो हर कोई इंसान दे सकता है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, वैसे मैं किसी जाति व धर्म की बात नहीं करता हूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद जिस से ईश वंदना हम करते हैं, स्कूलों के अंदर सरस्वती वंदना होती है, आप बच्चे ये सामने बैठे हैं, हमारे माता जी का स्थान है यहाँ। हम सुबह उठने के बाद किसी भी जाति व धर्म का कोई बच्चा आता है, सुबह आने के बाद एक बार आरती होती है, मन के शांति को लेकर प्रार्थना होती है, और शाम को ये भी जाएंगे, उससे पहले भी एक आरती होगी। ये इसलिए जिन लोगों ने कहा कि क्योंकि सरस्वती वंदना हमने की स्कूलों के अंदर, ये परंपरा कॉलेजों में, कोचिंगों में कहीं विलुप्त हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है इन बच्चों को क्या पता है कि सही क्या गलत क्या है। हम जैसे शिक्षक बताएंगे कि हो सकता है कि भगवान हमारा कुछ करे नहीं करे, लेकिन ये जो प्रार्थना की पॉजिटिव एनर्जी है, ये बहुत कुछ करने के लिए इनको प्रेरित करेगी। तो इसी तरह से हमारा इस संस्थान में लड़कियां 80% पढ़ती है, 20% बॉयज़ पढ़ते हैं। उसका कारण है कि हमारे क्लास के अंदर सीटिंग मान लीजिए 250 हैं, और हमारे पास मान लीजिए 100 लड़के आ गए और 100 लड़के आए, और बैठने की व्यवस्था 120 है, तो लड़कियों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि हो सकता है कि लड़का पढ़ेगा तो एक घर का नाम रोशन करेगा, और लड़की पढ़ ली 2-2 कुलों का नाम रोशन करेगी। तभी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ इसी बैच में नहीं, आप मॉर्निंग टू इवनिंग देखेंगे, अभी लगभग 1200-1300 बच्चे हैं, और उसमें से 800 से 900 लड़के ही हैं। और मैं हमारा तमाम इन लड़कियों को कहता हूँ कि ज़िंदगी में दुख कब होता है सुनील जी, जब एक लड़की शादी करने के 3 साल बाद एक साबुन जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वो भी जब पीरियड से लेके जाती है, तब उस माता पिता जिन्होंने उसको जन्म दिया, उसको बड़ा दुख होता है कि मैंने किस बच्चे को पढ़ाया।
या उसको कहाँ शादी करे। तो मैं तमाम जितनी भी ये बेटे बेटी इनको भी वादा करता हूँ, इनको खुद को अपने वादा करना है, ऐसा दिन नहीं लाना है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ऐसा दिन नहीं लाना किसी के सामने झुकना पड़े, अपना ज़मीर जिंदा रहना चाहिए। और इन्होंने कमिटमेंट कर रखा सर, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन हमारे माता पिता इस बात से दुखी हो कि एक लड़की शादी के बाद 3 साल बाद भी वो एक साबुन घर से लेके जा रही है। तो ऐसा बहुत सारी पॉजिटिविटी है जो लड़कियों में भी है, इवन दैट मैनेजमेंट टीम में है, और हम इसको एक परिवर्तन की मिसाल समझते हैं। हमारा इस मुहिम के पीछे कोचिंग नहीं है, कोचिंग में सिर्फ बच्चे को पढ़ाया, बच्चा क्या कर रहा है। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई ऐसे आते हैं अपनी पर्सनल समस्या से, वो डिप्रेशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, अपने मन में ऐसा भाव रहता है कि मैं भी काश मेरे कोई गुरु ऐसे हों, संस्कारिक गुरु हों, जिनके वाकई में लगता है कि नहीं मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। वैसे एक बच्चा को शेयर करता है, उनको हम मोटिवेट करते हैं कि बेटा ज़िंदगी में बहुत दुख हमने देख लिए, लेकिन इतने साल की आज़ादी के बाद यदि हमारे घर वाले सुखी नहीं रह पाए हमारी वजह से, तो सबसे बड़ा दुख हमें अपने आप को होगा। बिल्कुल, एक ईमानदार पत्रकार होता है राहुल भैया, तब एक ईमानदार अगर पत्रकारिता कोई कर रहा है तो अमूमन तस्करों के या झूठे लोगों की आँख में वो किरकिरा होता है। वैसे राहुल अगर मेघवाल जो हैं वो भी उन कोचिंग संस्थाओं की आँख का किरकिरा है जो लाखों रुपए बच्चों से लूट रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो कोचिंग निःशुल्क पढ़ाते हैं इसलिए बच्चे आते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो सुनील भैया, मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा, अच्छा शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि वो कोचिंग सेंटर का अच्छा शिक्षक है ना, वो इस बात पर नहीं सोचेगा कि ये फ्री पढ़ा रहे हैं, पैसा लेके पढ़ा रहे हैं। वो ये सोचेगा यदि मेरे पास बच्चे ने 70,000 रुपये दिए हैं तो मैं 70,000 से 70 करोड़ जैसा उसको कुछ बनाऊँ। यदि उसके मन में ये नियत खराब है कि मैंने 70,000 लेकर कौन बच्चा मेरे 70,000 फीस नहीं दे पा रहा, उन तमाम चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, कौन फ्री पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो अच्छा शिक्षक नहीं है मेरे दृष्टिकोण से, सबके दृष्टिकोण से। और लगातार मैं उदयपुर के तमाम कोचिंग वालों से मैं मिलता हूँ, मैं हमारा एक ही अनुनय है, उदयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ टीएसपी जनजाति क्षेत्र के बहुत आदिवासी बाहुल्य के बच्चे पढ़ते हैं। और मैं जब इनके घरों के आसपास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ इनकी आंखों में सपने बहुत है, लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी मजबूरियाँ जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उदयपुर में सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ टीएसपी का रिजर्वेशन मिलता है। बच्चा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो उदयपुर संभाग का हिस्सा है, उदयपुर में आता है, उदयापुल तक आता है और बस में बैठकर जोधपुर और जयपुर जा रहा है। ऐसा क्यों? मैं तमाम कोचिंग वालों से भी निर्देश करता हूँ, उनसे अनुनय विनय करता हूँ, आप ऐसी मेहनत करें। यदि आप दक्षिणी राजस्थान के इधर अच्छा कोचिंग सेटअप कर रखा है और आप पैसा लेते हैं, एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे उदयपुर का बच्चा उदयपुर में रहकर अधिकारी बने और उसका आने वाली पीढ़ी उदयपुर में रहकर अपना भविष्य निर्माण करें। क्योंकि बहुत सारी बालिकाएं उदयपुर छोड़कर उनके पेरेंट्स जयपुर, जोधपुर नहीं भेज पाते हैं और उदयपुर में भी कोचिंग नहीं भेज पाते, ये सोचकर कि इससे पहले मेरा बड़ा लड़का भी वहाँ गया था और वो कुछ नहीं बन पाया। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि आप एक ही बार में IAS बनाएं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि एक ही बार में, लेकिन आप IAS बनाने का सपना दिखा रहे हो और 1 लाख रुपये ले रहे हो तो उसको चपरासी भी नहीं बना पा रहे हो, तो उसके पेरेंट्स पे जो बीतेगी उसको बड़ा दुख होता है। क्योंकि आप पर हम भी एक पेरेंट्स से बच्चों की भावनाएं समझते हैं सर। एक अमूमन जो सवाल मैं देखता हूँ वो ये आता है कि निःशुल्क दी हुई शिक्षा का महत्व कहीं न कहीं कम होता है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? जैसे हमारे गुरुजन कहते हैं कि भाई मैं अभी रिसेंटली किसी से कुछ सीखने के लिए गया तो उन्होंने कहा देखो मैं इतनी रकम लूँगा लेकिन पैसे ज़रूर लूँगा, अगर मैं ये पैसे नहीं लूँगा तो तू शिक्षा वो नहीं कर पाएगा, अर्जित नहीं कर पाएगा। लेकिन आप यहाँ निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, इस मसले पर आपका क्या कहना है? सुनील भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निःशुल्क की लोग इज्जत नहीं करते हैं। वाकई में आप कितने लोग सहमत हैं कि निःशुल्क की इज्जत नहीं होती है? अगर यही पैसा लेके अगर होता तो शायद इसकी और ज़्यादा अहमियत होती। कितने लोग सहमत हैं? कोई भी सहमत नहीं है। सब ये मानते हैं कि निःशुल्क दी हुई शिक्षा बड़ी कारगर साबित है, यही मानते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, लोगों ने जब भारत का संविधान बना तो हो सकता है कि शिक्षा का जो तत्व रखा भाग 5 में रखा और नीति निर्देशक तत्व में रखा, लेकिन बाद में 2002 के अंदर इसका संविधान संशोधन हुआ और उसको मूल अधिकार में जोड़ा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। मैं समझता हूँ जब सरकार ये चाहती है कि निःशुल्क शिक्षा मिले, वहाँ से भी तो IAS RS बनते गवर्नमेंट स्कूल से। हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि 2 लोग निःशुल्क की इज़्ज़त नहीं करें, लेकिन जो लोग कहते हैं फ्री की इज़्ज़त नहीं होती तो पानी भी फ्री मिलता है, फिर वो उसकी इज़्ज़त क्यों कर रहे हैं? हवा भी फ्री में मिलती है, या नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो निःशुल्क। उनके संस्कारों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या सर, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु जो होता था एक्चुअल मायने में गुरु दक्षिणा के रूप में आशीर्वाद लेता था, आशीर्वाद देता था और सामने वाले से ये उम्मीद करता था वो रेस्पेक्ट करे, रिगार्ड्स करे। आज की दुनिया में इवन दैट स्टूडेंट की बात करूं मैं, वो भी रिगार्ड्स नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो एक बिज़नेस, उसने भी सोच लिया हमने पैसा दिया
तो इसलिए दिया है कि वो सामने वाला पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। तो जो एक गुरु शिष्य के अंदर जो रेस्पेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है पैसा का इनके ये पैसा कमाना चाहिए, मैं नो डाउट सारे कोचिंग वालों को भी कहूँगा आपको जो जितना चाहिए हो, लेकिन जब बच्चे के लिए हम कह रहे हैं RS बनेगा और लास्ट में वो चपड़ासी और कांस्टेबल भी नहीं बन पाता है ना, तो वो फिर किसी को शक्ल दिखाने नहीं रहता है। तो निःशुल्क की न जाने, मैं किसी कोचिंग की बात नहीं करूँगा, लेकिन आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि निःशुल्क की आप इज्जत करते नहीं करेंगे, ये 4 कारण ऐसे गिना देंगे कि हम निःशुल्क की इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ आने के बाद ये मिला। और इवन दैट मैं सुनील भाई आपको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि जब से मैंने सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया में आपका देखा है, आपके जो लिखने का तरीका है, जो बेबाक आपका दृष्टिकोण रहता है, वो जो साफ छवि से एक पत्रकारिता, क्योंकि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में इसको पढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि एक इंसान, क्योंकि जब संविधान के अंदर पत्रकारिता की बात करें और वही चुपड़ी चुपड़ी बात करेगा तो फिर सही आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जो समझना चाहिए। और आप यहाँ पधारे हैं तो बड़ा सुबह आपका फ़ोन आया तो मुझे लगा कि वाकई में सुनील भाई आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो बिल्कुल देखो, ये आपकी महानता है कि आपका जो अंतरात्मा है, अंतर जो स्पंद है वो जनकृत हुए। और मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि शिक्षक दिवस है तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि समाज को एक नया मैसेज जाए। अमूमन क्या होता है, शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक को उठा लिया जाता है, उसके बारे में जो 1957 की क्रांति समय जैसे लिखते आ रहे हैं वो लिखते जाए। मैं इनसे हट कर कुछ करना चाहता था, सुबह मेरा ये था, तो मैं आज आया। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग मेरे आपके मिलने वाले भी हैं और मेरे मिलने वाले भी, वो ये बोलते हैं राहुल भैया तो यार ये जो फर्जी या जो पैसे लेने वाले कोचिंग सेंटर उन पे ताला लगा के छोड़ेंगे। तो ताला लगाना आपका मकसद है या फिर और क्या मकसद है? एक्चुअली सुनील भैया, जो मेरे माता पिता के से संस्कार रहे हैं और गुरुजी के संस्कार रहे हैं, मैं संविधान पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ। मैं कभी भी, मेरे गुरु ने एक बात बताई कि राहुल, हमें ज़िंदगी में उन लोगों पर ध्यान नहीं देना जो नेगेटिव बात करते हैं, दूसरी बात उन लोगों पर ध्यान नहीं देना जो कुछ करते हैं। मुझे कोई कहा जाए कि कोई भी किसी इंसान को गिराने के लिए नहीं, खुद को उठाने के लिए काम करो। मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, यदि एक लाइन खींची है और इसको छोटी करनी है तो इसको काटो मत, इसके पास में होकर बड़ी। मैं लोग कुछ भी कहें, मैं किसी का ताला लगाने नहीं आया। इवन दैट मेरे बहुत सारे कोचिंग के डायरेक्टर हैं, अच्छे मित्र भी हैं, हम बात रखते हैं। मेरा मोटिव क्या, मेरा मोटिव फ्री एजुकेशन के पीछे रीज़न क्या, मैंने उनको जनवाने की कोशिश की। मेरा मोटिव आपका ताला लगाना नहीं है, क्रिएशन करना है, रिवोल्यूशन लाना है एजुकेशन में, और उसमें फ़ायदा पूरे उदयपुर को है। यदि मान लीजिए TSP एरिया का बच्चा उदयपुर में रह के पढ़ेगा तो आम जन को भी फ़ायदा, लोगों की यहाँ की आर्थिक दृष्टि जुड़ी हुई है, लोगों के कोचिंग, ज़रूरी नहीं सारा बच्चा मेरे पास आए, लेकिन यहाँ रुकेगा तब उसका भाई बहन भी उनके पास जाएगा। लेकिन बच्चा जब उदयपुर में शिक्षा में रुक ही नहीं रहा है, जयपुर जोधपुर जा रहा है, तो न तो वो कुछ कर पाएंगे न कोई दूसरा कर पाएगा। मेरा मोटिव पॉजिटिव है, ताला लगाना नहीं है। जैसे आज मान लीजिए हम कोटा की बात करते हैं, किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि मुझे एजुकेशन सिटी कोटा को बनाना, लाखों लोग नहीं थे, एक ने क्रांति लाया, एक के साथ में दूसरा शॉपिंग मॉल जैसे सारे कोचिंग सेंटर स्टार्ट हुए और आज एजुकेशन की मायने में कोटा सबसे, मेरा ये रिवोल्यूशन है। मेरा हो सकता है कि 12वीं पास करने के बाद बच्चा मेरे पास आए, STC की कोचिंग करवा रहा हूँ, आज वो मेरे पास आया मान लीजिए, हो सकता है कि वो STC में सेलेक्ट होने के बाद रीट किसी दूसरे कोचिंग से करे, हो सकता है वो आने वाले टाइम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, मेरा मानना है कि उसको लगे कि उदयपुर में अच्छी पढ़े और ये मेरे को यहीं से सिलेक्शन लेना है। ताला लगाना मेरा कभी मकसद नहीं रहा, ये सारे कोचिंग वाले भी जानते हैं। कोचिंग के क्रांतिकारी बनेंगे राहुल जी, मतलब कोचिंग की दुनिया में एक नई, बिल्कुल जोरदार। मैं यहाँ चाहूँगा राहुल भैया कि ऐसा व्यक्ति आप यहाँ जो इतने 100 विद्यार्थी बैठे होंगे यहाँ, 150 से ज़्यादा विद्यार्थी बैठे हैं, मुझे एक विद्यार्थी ऐसा बता जो आपकी सारी चीज़ों को फॉलो करता है। लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी बच्चे को आप उठा के कुछ भी पूछें, सब जानते हैं मेरा नेचर, मेरा कल्चर, यहाँ का तरीका जितना। सबसे पहले मैं एक सवाल करता हूँ कि वास्तविकता में राहुल सर जो दिख रहे हैं वो राहुल सर ऐसे ही हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई और राहुल सर है, आप बताएं। नहीं, राहुल सर ऐसे की ऐसे ही है, मतलब हाँ वास्तविकता में। और अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इनसे बड़े भाई की तरह शेयर कर सकते हैं और ये हर चीज़ का हल इनके पास होता है। हाँ, हर चीज़ का, मतलब कुछ भी। आपकी बार जब मेरे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके पास ही हूँ। हाँ, कोई भी, जैसे शिक्षा से क्या, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम भी होना इनसे कर दे, ये सब चीज़ का। तैयारी कर रहे हैं? जी, मैंने जैसे कि मुंबई से एजुकेशन ली है,
डिग्री मैंने मुंबई से ली है और मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो मैंने इसकी तैयारी तो मैंने सरकारी की सोची नहीं थी, बट यहाँ पे आने के बाद फिर मोटिव रहा कि सरकारी में घुसे, कुछ आगे करे, किसी की तैयारी करे। तो मेरे को यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे निःशुल्क है और तू जाके देख, यहाँ पे अच्छा पढ़ाते। तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मैं उस दिन से आ रही हूँ। इस टाइम पे अब मेरा टारगेट बहुत हाई जा रहा है। हाँ, अब मैं सफलता पाके ही दम लूँगी। मतलब इतना तो हो गया है कि मैं मेरे को जो चाहिए इस गर्मी में अब जो पत्थर है वो और मजबूत होता जा रहा है। मतलब क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम संगीता नागदा। बिल्कुल। हम और कुछ आपका नाम बताएं। मेरा नाम मैना सालवी है। मैंने बीएड कर रखी है और अभी यहाँ किस चीज़ की के लिए? मैं रीट की कोचिंग भी पहले यहीं से करी थी। रीट की तैयारी कर रही हूँ, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कंपटीशन एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि और एनर्जी और डबल हो गई है मेरी कि कुछ ना कुछ करना ही है। हाँ, मोटिवेशन, सर का मोटिवेशन इतना है कि कुछ ना कुछ लड़की को आगे बढ़ने के लिए मेहनत पूरी करनी है। तो पूरी मेहनत दिन रात एक करके पढ़ने में ही मन लगता है बस। मैं सर की अगर एक शिकायत किसी से पूछूं कि सर की एक शिकायत करनी है इस कैमरे में, तो क्या शिकायत करेंगे आप? मतलब शिकायत ऐसे नहीं, जैसे शिकायत ये है कि सर बहुत सख्त हैं या इस टाइप की, क्या शिकायत आप करना चाहेंगे? आप डरे नहीं, ये कोई वो वैसी वाली शिकायत नहीं है। ऐसे है कि सर बहुत सख्त हैं, जैसे हमारे सख्त हुआ करते हैं। राहुल भैया, कहीं आपने डरा तो नहीं रखा है इनको? नहीं, मैंने डरा रखा है। हमारे जब मैं पढ़ता था तब गुरुजी बोलते थे कि जैसे कुछ आते थे ना, वो पता नहीं वो चेकिंग वेकिंग करने के लिए आते थे, तो बोले कुछ बोलोगे नहीं, तो ऐसा तो नहीं कहीं? नहीं, आप बच्चे को चेहरे देख लीजिए। मैंने मना किया कभी डराया, कभी धमकाया, कुछ गलत बात बोली? मतलब इतना आप, मैं तो ये सोच रहा हूँ मैनेजमेंट कैसे करते होंगे यार। एक्चुअली सर इसका एक ही सर, जब ऋषि पुराण और उस टाइम की बात करें, क्योंकि मैं बहुत आध्यात्म बंदा हूँ। सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले मेरा, इसलिए अपनी दोनों की इसलिए बनती है। बिल्कुल सर, हो सकता है क्योंकि आप भी आध्यात्म के बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। मेरा यूँ मानना है कि लड़की होना पाप नहीं, लड़का होना पाप नहीं, लेकिन उसके कर्म गलत होना पाप है। मेरा सबसे बड़ा इन बहनों से भी रहता हूँ, मैं हमेशा इन बच्चों को मोटिव करता हूँ, हमें काम कुछ ऐसा करना कि लोग आपको आइडल समझें। तो हम एक लड़के से ज़रूर, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है आपने लड़कियों को पढ़ा रखा हो, आपने उसको वो कर रखा हो बहनों की तरह, तो मैं लड़कों से पूछना चाहूँगा कि लड़के तो सच बता देंगे कि क्या वास्तविकता है। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र रेबारी। जितेंद्र जी, आप कुछ किताब वगैरह लाए नहीं? सर अभी मैनेजमेंट कमेटी है, 5 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है गुरुवंदनम के, तो उसके कार्य हम कर रहे थे। सर के बारे में क्या कहना है? सर ज्ञान ज्योति एक कोचिंग सेंटर ही नहीं है, एक इमोशन है, फैमिली की तरह रहते हैं। इमोशन है? यस सर। अच्छा, आप इमोशन के ज़रिए जुड़े हुए? यस सर। शिक्षा से लेकर संस्कार तक सब सिखाए जाते हैं। अच्छा, आप संस्कार कितना सीखे? आपको कितना लगता है आपने सर से सीखा होगा? सर संस्कार तो मैं बहुत आप मेरे को बताएंगे कि मेरे में क्या संस्कार है। मुझे तो इतने बड़े संस्कारी लग रहे हैं आप, मैं क्या बताऊँ आपको? वही तो। आप बताएं, सर से क्या संस्कार सीखे आप? अच्छे से बोलना, अच्छे से पेश आना, अपने आप को कभी नीचा नहीं सोचना, ना किसी को नीचा करना। क्या नाम बताया आपने? जितेंद्र रेबारी। जितेंद्र जी से मिल गया, मुझे वास्तव में अब लगा है, जितेंद्र जी ने वास्तविकता में अब बताया कि हाँ मैं सही जगह पे आया हूँ, उदयपुर अपडेट सही जगह पे आया। उन्होंने कहा है कि राहुल भैया कि जीवन का मकसद ये नहीं कि हम पढ़ लिख जाएं, जीवन का मकसद ये है कि हम संस्कार कितना है, हम कितने लोगों को ऊपर उठाने के लिए सोच पाएँ। तो ये पूरा आज है। राहुल भैया, एक सवाल हो रहा है मेरे अंदर, सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं इसीलिए सवाल ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे बहनें हैं जो भाई हैं, उनको जाना होगा और मेरी वजह से रुके, और मेरी भी ये मजबूरी है कि मैं 5 बजे बाद फ्री होता हूँ, राहुल भैया जानते हैं। एक सवाल ये कि कुछ शिक्षा में कुछ बदलाव होना चाहें और आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए कि राहुल मेघवाल आज से शिक्षा मंत्री, तो क्या बदलाव करें? सबसे बड़ा बदलाव करूँगा कि जिस तरीके से एजुकेशन में 2 पार्ट हो गए, एक प्राइवेटेशन, एक गवर्नमेंट। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी पार्टी को लेकर, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि शिक्षा जिस तरह से संविधान में लिखा है कि फ्री मिलनी चाहिए। आज बच्चा गरीबी और अमीरी से अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है सुनील भैया कि इक्वलिटी एजुकेशन में होनी चाहिए, गर्ल्स में भी होनी चाहिए, बॉयज़ में भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा ये है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ खाली पढ़ाना ही नहीं, शिक्षा के साथ में ऐसे बहुत सारे 6 क्लास से टेक्निकल कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए। एज ए मैं यदि मान लीजिए एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता तो मैं सबसे ज़्यादा 6ठी क्लास से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे हैं, मैथ्स हैं, संस्कृत है, हिंदी, ये तो है ही हैं,
3 घंटे इनको पढ़ाया जाए और 3 घंटे ट्रेनिंग, कोई इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग कर रहा है जैसे एज ए ITA, बच्चा कहीं ना कहीं 12वीं के बाद उस चौराहे पे खड़ा नहीं रहेगा जहाँ पर उसको लगे कि मैं अभी तक भटक रहा हूँ। 12वीं के बाद मैं इलेक्ट्रिशियन में अच्छा हूँ तो वो उस काम करेगा, फिटर में अच्छा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग शिक्षा में करना चाहिए रिवोल्यूशन। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगे, हर गवर्नमेंट अधिकारी बने, लेकिन इनके हाथ में इतना हुनर होना चाहिए कि कमाई का ज़रिया, कमाई का उद्योग लगा पाए और आगे बढ़ पाए, खुद अपने पैरों पे खड़े हो पर। मोदी जी का जो आत्मनिर्भरता बिल्कुल वो बहुत है। ज़रूरी है छोटे उद्योगों पे। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे राहुल भैया, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। एक नाम मानसी है। मैं आपको इस कोचिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कोचिंग बहुत अच्छी कोचिंग है। सब बच्चे इससे जुड़े, उदयपुर के आस पड़ोस जो भी हो, हम सबको कहना चाहेंगे कि इस कोचिंग पर आए, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि सर पढ़ाई के साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते, मोटिवेट करते हैं। क्योंकि लड़कियों को सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, उनको आगे बढ़ना है। पढ़ाई के साथ साथ उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को आगे कैसे पढ़ा सकते हैं। तो सर हमें ये सिखाते हैं कि लड़की होना कोई गलत बात नहीं है। लड़कियों को सब रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं लड़कियों तुम कैसे पढ़ोगी, कैसे कुछ करोगी, लेकिन सर इतना मोटिवेट करते हैं कि मैं खुद जो मैं मतलब कि मुझे कभी लगता नहीं था कि मेरी भी जॉब लगेगी। लेकिन मैं यहाँ आई, 2-3 दिन में पढ़ी। अब मैं घर पे जैसे ही टाइम होता है कोचिंग आने का तो मेरे को लगता है कि कब मैं कोचिंग जाऊँ, सर आए फिर थोड़ा मोटिवेट करे तो बच्चा मतलब कि अंदर से उसके अंदर एक फीलिंग आए कि नहीं मेरी जॉब लग के रहेगी। सर जो कहते हैं वो हमारे दिमाग में रात को भी मतलब ऐसा होता है कि मोटिवेट ऐसी सर ऐसे करते हैं मोटिवेट कि रात को भी हम सोचते हैं कि नहीं सर ने कहा है तो पढ़ना चाहिए, हम भी कुछ करेंगे। मेरे को सर को देख के मेरे को भी लगता है कि मैं भी ऐसा करूँ, कुछ बड़ी हो के इसी तरह से करूँ ताकि मेरे मम्मी पापा को भी लगे कि नहीं कहीं बच्ची गई है तो सही जगह पे गई है। कोचिंग चाहे निःशुल्क जा रही थी पर निःशुल्क से उसने इतनी अच्छी शिक्षा पाई है कि सबको मतलब हम भी आगे बढ़ा सके। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि सब इस कोचिंग पर आए। मैंने मेरी सर को समस्या भी बताई तो सर ने समझा, उसका सॉल्यूशन बोला कि मैं निकालूंगा बेटा। मेरे को बहुत अच्छा लगा सर इस कोचिंग पे। थैंक यू सर। तो अभी हम यहाँ आज आए ज्ञान ज्योति कोचिंग संस्थान। निःशुल्क एक ऐसे संस्थान है, ऐसी ऊर्जावान टीम है जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का ज्ञान दे रही है। लगातार उनके मन में आए हुए ज्ञान के दीपक को लगातार रोशन कर रही है। द उदयपुर अपडेट्स के लिए सुनील पंडित और कैमरे के पीछे हैं योगेश सुखवाल।